हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग वेव मोशन का क्विक रिवीजन करेंगे। ऑल थियरी, ऑल फॉर्मूले एंड जो भी आपके एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं एमएसटीसीटी में। ठीक है। सो हम टाइप वाइज जाते हैं वेव मोशन में। बेसिकली कौन कौन से टाइप वाले प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। सो ये बेसिक जो आपको पता ही होगा कि कोई भी वेव के लिए वेलोसिटी v इक्वल टू एन लैम्डा बेसिक फार्मूला, और वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा बाई टी, बिकॉज आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t। ये फार्मूला आपको पता ही होगा। वेवलेंथ क्या होता है आपका, कोई भी ये वेव है, ठीक है, तो कोई भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस विच आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या है, अभी जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे है, इसका नेक्स्ट वाइब्रेशन क्या रहेगा, अपवर्ड साइड। ये भी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। सिमिलरली ये पार्टिकल और ये पार्टिकल जो यहाँ पे है, ये पार्टिकल डाउनवर्ड साइड वाइब्रेशन करेगा। ठीक है, सो दोनों क्या है, सेम फेज में। ठीक है, तो वे ये लैम्डा वेवलेंथ का मतलब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब आपका फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, इधर 0 होना चाहिए, और फेज डिफरेंस डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका 2 पाई रेडियन। ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे पता भी रहेगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है पार्टिकल का उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है। सो इस वेव मोशन में दो चीज़ है। ये जो वेव जो डिस्टेंस कवर करती है, यदि इस डायरेक्शन में जो है वेव वेलोसिटी है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वेव वेलोसिटी का, ये v इक्वल टू एन लैम्डा है। और एक होता है पार्टिकल वेलोसिटी, आपका पार्टिकल्स कैसा वाइब्रेशन हो रहा है, अप एंड डाउन ना। ये ट्रांसवर्स वेव मैंने ड्रॉ किया है। तो पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अलोंग वाई। वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और पार्टिकल डायरेक्शन आपका प्लस वाई भी जा रहा है, माइनस वाई भी जा रहा है। पार्टिकल वेलोसिटी का कैसे आएगा फॉर्मूला, आपने ऑसिलेशन में देखा रहेगा ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे अलोंग वाई इसलिए वाई स्क्वायर आप लिखोगे। ठीक है, ये पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ध्यान में रखो, जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है मीडियम में, तो वेव की वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू एन लैम्डा। और पार्टिकल जो वाइब्रेट होते हैं उनका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पार्टिकल क्या कर रहा है आपका, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। वेव से रिलेटेड दो वेलोसिटी होती है, एक वेव वेलोसिटी होती है, दूसरी क्या होती है, पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, फिर आपने ये वेव के टाइप्स भी देखे रहेंगे, ट्रांसवर्स वेव, वर्स वेव, अब क्या होता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ये दोनों क्या है, ऑन मोड ऑफ वाइब्रेशन पे है। ये जो क्लासिफिकेशन क्या है, मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, और एक क्लासिफिकेशन होता है मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स, ये दोनों वेव्स को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं, क्योंकि ये मीडियम में प्रोग्रेस करती रहती है, स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स मतलब मीडियम का रिक्वायरमेंट जिसको है, मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नॉन मैकेनिकल मतलब मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सो मीडियम इज रिक्वायर्ड। कौन कौन सी वेव होती है जिनको मीडियम रिक्वायर्ड है, साउंड वेव हो गया। ठीक है, और मीडियम जो जिसको नहीं रिक्वायर्ड रहती है वो क्या हो जाती है आपकी, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब आपका क्या क्या है, लाइट हो गया, विजिबल लाइट, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब क्या है आपका, यूवी रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, इनको मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब ये वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है, बट साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, अभी ट्रांसवर्स वेव देखते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स का ये टी है, इसको उल्टा करने का, ये परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे जो आपका पार्टिकल है, पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट, जैसे ये जो वेव मैंने ड्रॉ किया है ये ट्रांसवर्स वेव है,
वेव का डायरेक्शन क्या है, ये साइड में वेव ये डायरेक्शन में ट्रेवल करिए। जो पार्टिकल है यहाँ पे कैसे इधर के अपवर्ड जा रहे हैं, इधर के भी लोअर सही। सो पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन क्या है, अप एंड डाउन है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव बोला। टी को आप उल्टा करने का तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन है ना ये, तो ऐसे ध्यान रखने का। किसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ vibration of particle is perpendicular to direction of propagation of wave। propagation मतलब motion of wave, direction of propagation of wave। जो वेव के केस में जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन। वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है और पार्टिकल आपका इधर अपवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है, बट परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको क्या बोला, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो आउटवर्ड पार्ट रहता है इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। वन क्रेस्ट, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ क्या होता है आपका, वन ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, आपका वन वेव का जो लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ का लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ वेव लेंथ। ठीक है, ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्या है आपका, लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है, हाँ ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल्स नहीं देखा। ट्रांसवर्स वेव जैसे आपका एक थ्रेड है, थ्रेड को आप अप एंड डाउन मूव करते हो एक एंड से पकड़ के। ठीक है, मतलब ये थ्रेड का एक एंड फिक्स है, अब ऐसा इसको यहाँ से अप एंड हिला रहे हो ऐसा। ठीक है, रस्सी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो थ्रेड क्या होता है, अप एंड डाउन। थ्रेड को एक एंड पकड़ा और उसको हाथ से ऐसा ऊपर नीचे करे तो भी क्या आपका ट्रांसवर्स वेव बनता है। ठीक है, दूसरा आपने एग्जांपल किया रहेगा, वाटर का पॉन्ड है, उसमें बीच में पत्थर फेंका तो वेव की ऐसे ऐसे लहराती है। ठीक है, इवन समुद्र के किनारे भी जो उसकी जो लहरें हैं वो भी क्या रहती है, वेव्स जो रहती है वो क्या रहती है, ट्रांसवर्स वेव्स रहती है। ठीक है, ऑल, और एक चीज ध्यान में रखो, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैंने अभी लिखा, जो नॉन मैकेनिकल है, जो वैक्यूम में ट्रेवल करती है, सनलाइट, ओके, विजिबल लाइट, एक्सरेज, गामा रेज, यूवी रेड, ये सब क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन क्या होता है, जब पार्टिकल्स मीडियम का क्या रहता है, क्लोज टू ईच अदर। आपका स्पीकर स्पीकर जब बजता है तो साउंड ऐसे ट्रेवल करता है। पार्टिकल्स जब क्लोज रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। पार्टिकल्स जब अवे फ्रॉम ईच अदर रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। सो यहाँ पे ये आपका क्या है, कंप्रेशन है, ये आपका क्या है, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन मतलब व्हेन पार्टिकल्स आर क्लोज ईच अदर, पार्टिकल्स क्लोज रहेंगे तो डेंसिटी क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम, क्योंकि स्पेस कम हो जाता है, मास ज़्यादा हो जाता है ना, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। और प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज आ गए ना। रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स अवे होता है, यहाँ पे देखो दूर दूर है ना पार्टिकल, स्पेस है, तो इस पे वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाता है, कम, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वॉल्यूम। यहाँ पे स्पेस बढ़ गया ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है, सो वन कंप्रेशन वन रेयरफैक्शन आपको क्या देगा, वन लॉन्जिट्यूडनल वेव। और एक कंप्रेशन का लेंथ कितना होगा, λ/2। एक रेयरफैक्शन का लेंथ भी क्या होगा, λ/2। एग्जाम्पल क्या है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखो, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स आपको कहाँ कहाँ मिलेगी और ट्रांसवर्स वेव कहाँ मिलेगी। ट्रांसवर्स वेव आपको सॉलिड में मिलेगा, सॉलिड और ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस ऑफ लिक्विड क्यों बोला, क्योंकि समुद्र का अपर लेयर। ठीक है, और वैक्यूम में मिलेगा ट्रांसवर्स वेव, ये मीडियम भी ध्यान में रखो। ठीक है, और लॉन्जिट्यूडनल वेव आपको कहाँ मिलेगा, लॉन्जिट्यूडनल वेव आपको
सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी मिलेगा, ठीक है, बट वैक्यूम में नहीं मिलेगा, नॉट इन वैक्यूम, ठीक है। और एक चीज भी साउंड बोला है, सो साउंड को क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए, मतलब ये क्या है आपका, मैकेनिकल वेव है, ठीक है। साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, भी ध्यान में रखो, ये भी एमसीक्यू में आता है, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन इन, बिकॉज सॉलिड में मटेरियल मीडियम ज़्यादा ना, जिधर मटेरियल ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ही साउंड का स्पीड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, किधर, सॉलिड में, वैक्यूम में साउंड नहीं होता, साउंड ट्रेवल नहीं करता, ठीक है, ये ध्यान में रखो। फिर ये तो बेसिक था। और ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव दोनों को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव मतलब जो ट्रेवल करती रहती है, प्रोग्रेसिव वेव का अपोजिट क्या है, स्टेशनरी वेव, जो हम स्टेशनरी वेव में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान में रखो। फिर आपका इस चैप्टर में डेरिवेशन था, अभी जो एक्चुअली स्टार्ट होता है टाइप 1 प्रॉब्लम। टाइप 1 क्या है आपका, वो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। तो उसके बहुत सारे फॉर्म है, जो पहला आपका स्मॉल फॉर्म है वो क्या है आपका, ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल, ठीक है। यहाँ पे ये डेल ओमेगा क्या रहता है, 2 पाई अपॉन टी, और डेल क्या रहता है आपका, फेज डिफरेंस, जो कि क्या होता है आपका 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। एक्स क्या है यहाँ पे, ये भी ध्यान में रखो, पाथ डिफरेंस, ठीक है। और डेल क्या है आपका, क्या है, फेज डिफरेंस, और भी इसमें, और ये 2 पाई बाय लैम्डा क्या है, ये 2 पाई बाय लैम्डा क्या है आपका, इसको क्या बोलते हैं, के, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इसका यूनिट भी एक बार एमसीक्यू में पूछ चुका है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट यूनिट क्या आएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ होता है, 2 पाई एंगल है, एंगल का यूनिट तो लेंगे नहीं, लैम्डा क्या है, 1/लैम्डा हो गया, तो यूनिट क्या आएगा इसका, मीटर यूनिवर्स, डायमेंशन क्या आया, L-1। सो डेल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, के एक्स। सो आपका ये जो फॉर्मूला है ऐसा भी आप लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप यदि सब कुछ पुट कर दोगे, ये ओमेगा का वैल्यू 2 पाई अपॉन टी और डेल का वैल्यू ये, तो आपको ये फॉर्म मिलता है, ए साइन 2 पाई कॉमन ले लोगे आप, टी अपॉन टी माइनस एक्स बाय क्या आएगा, लैम्डा, ठीक है। आपको जैसा इक्वेशन प्रॉब्लम में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली जनरल इक्वेशन कंसिडर करने का, कंपेयर करने का, ठीक है। आपका एक चौथा फॉर्म, एक ही फॉर्म ध्यान में रखने का, बाकी फॉर्म सब डिराइव कर लेने का फटाफट, ठीक है। उतना प्रैक्टिस रहेगा तो हो जाता है वो। ये इधर 1/t को क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है, उसको n/t लिखा, ठीक है। और ये सब जो इक्वेशन है पे माइनस साइन आ रहा है, ये ध्यान में रखने का, आपका वेव जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, यदि आपका ये से ट्रेवल करेगा तो सब साइन क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये बस इतने ही फॉर्मूले, इसमें बुक में और सारे फॉर्म भी दिए, बट ज़्यादा ध्यान मत रखो, सिर्फ इतना ध्यान में रखो, जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा प्रॉब्लम में उसमें 2 पाई है कि नहीं है, 2 पाई नहीं है तो एडजस्ट करने का, ठीक है। ये हम कैसा है प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। बुक में इसके और भी अदर फॉर्म्स दिए हैं, जैसे कि आपका एक फॉर्म ए भी दिया है, वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, ठीक है। बट इतने मैं तो बोलूँगा आपको, पहला ध्यान में रखो, दूसरा ध्यान में रखो, तीसरा ध्यान में रखो, चौथा तो इजी है। और ये ध्यान में रखो, डेल क्या होता है आपका, फेज डिफरेंस, एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस, के प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, इसका यूनिट मीटर इनवर्स, और डायमेंशन L-1, इतना। इस पे भी प्रॉब्लम आते हैं, आपको इक्वेशन दिया रहेगा, कंपेयर करने को बोलेगा, बोलेगा टाइम पीरियड क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, वेवलेंथ क्या रहेगा, तो आप कंपेयर करने का, हम सॉल्व करेंगे जब प्रॉब्लम, तो समझेगा ये और बेटर, ठीक है। फिर इसमें एक टाइप 2 आता है प्रॉब्लम, टाइप 2 रहता है आपका बीट पे, बीट फ्रीक्वेंसी। बीट क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसी का क्या डिफरेंस, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। आपको ये हमेशा दिया रहेगा, एक जो बीट फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, ठीक है, एन गिवन रहेगा, ये कैपिटल एन क्या रहेगा आपको,
दिया रहेगा, बोलेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालो, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालो। ठीक है, सो आपको पता ही होगा कि जो वेलोसिटी रहेगा एक मीडियम में क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से आप ये n1 को की जगह पे क्या लिख सकते हो, v बाय लेमडा वन, इसको v बाय लेमडा टू। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखा, जब भी आप ये कंसिडर करते हो कौन सा पहले, या इधर n2 माइनस n1 भी हो सकता है बीट फ्रीक्वेंसी, और n1 माइनस n2, आप वैल्यूज पे देखने का। ठीक है, समटाइम्स आपको वैल्यूज नहीं दिया रहता, आपको ये वेवलेंथ दिया है, तो देखने यदि आपका लेमडा टू बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में n1 बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लेमडा क्या होता है, रेसिप्रोकल। यदि आपका लेमडा टू बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में n1 बड़ा आएगा। तो ऐसे ही चेक करके इधर ये लिखने का और ये लिखने का डिपेंड है, क्योंकि आपका यदि लेमडा वन बड़ा रहेगा तो आपका फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, n2 बड़ा, तो आप ये यूज करने का। ठीक है, तो ये अपने आप ही अरेंज करने को गिवन डेटा पे। सो इसमें कुछ नहीं है, आपको n दिया रहेगा, v निकालना रहता है, और लेमडा वन लेमडा तो दोनों दिया रहता है। ठीक है, आप v निकाल लोगे इजीली। ये टाइप 2 है, जब आपको बीट फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और पूछा रहेगा कि क्या निकालो, वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसमें एक स्पेशल केस भी आता है, आपको दो सा फ्रीक्वेंसी दिया है ना, दो नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है, बोलेगा कि ईच नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस विद अ थर्ड नोट सम बीट्स लाइक 4 बीट्स। तो n1 जो है एक थर्ड नोट मैंने ले लिया, समझो आपका n3 है, इसके साथ n बजा रहा है, n बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और जो दूसरा नोट है n2 वो भी क्या कर रहा है आपका, n बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है जो भी थर्ड नोट रहता है ना, उसको समझने का कि आपका वो बीच में है, बीच वाला फ्रीक्वेंसी है। तो क्या करने का, एक बार n3 माइनस n1 करने का। ठीक है, इसको आप जब भी ऐसा प्रॉब्लम में लिखा रहेगा, ईच नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ बिट्स विथ थर्ड नोट, तो समझने का कि आपका n1 n2 ऑलरेडी दो था, जो थर्ड नोट है उधर बीच में है। तो n3 माइनस n1 इक्वल टू जो भी आपको नंबर ऑफ बिट्स दे रहेगा वो लिखने का, n2 माइनस n3 इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स। फिर आप इसको जब ऐड करोगे तो आपका ये कट जाएगा, आपको n2 माइनस n1 क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ n। तो ये आपका क्या है, स्पेशल केस प्रॉब्लम है। जब भी आपको प्रॉब्लम में क्या लिखा रहे, ईच नोट ऑफ ईच नोट ऑफ ट्यूनिक फॉर्क जो भी है वो विथ थर्ड नोट के साथ नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये स्पेशल केस यहाँ पे 2n हो जाता है। अदरवाइज आपको डायरेक्टली दिया टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूसेस बीट्स, तो आप ये वाला डायरेक्टली यूज करो, आइदर ये आइदर वो, डिपेंड करता है कौन सा आपका बड़ा है। ठीक है, फिर इसमें वो टाइम पीरियड ऑफ बीट्स के भी प्रॉब्लम होते हैं, टाइम पीरियड ऑफ और फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, वो आपको तो अभी बता दिया, n1 माइनस n2 होता है, टाइम पीरियड रहेगा तो 1 बाय आ जाता है। ठीक है, और इसमें वो भी कंडीशंस था कि आपका मैक्सिमा जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, वैक्सिंग। वैक्सिंग मतलब क्या, मैक्सिमम साउंड, और मिनिमस जो मिनिमम साउंड रहता है उसको क्या बोलते हैं, वैनिंग। ये अल्टरनेट वैक्सिंग और वैनिंग को ही क्या बोलते हैं, बीट। ठीक है, फिर इसमें एक फेमस प्रॉब्लम आता है लोडिंग एंड फाइलिंग का। ये सबसे अच्छा, ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला रहता है, बहुत इजी प्रॉब्लम रहता है, सिर्फ कंफ्यूज करता है। सिर्फ इतना ध्यान में रखो, आपका एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ठीक है, ये मैंने ट्यूनिंग फॉर्क ड्रॉ किया, उसके क्या होते हैं, ये दो प्रोंग होते हैं। उसको मैं और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। आपका ये ट्यूनिक फ्रॉक है, इसके जो दो ये हैंड को क्या बोलते हैं, प्रॉन्ग्स। क्या बोलता है कि लोडिंग में क्या होता है, प्रॉन्ग को कुछ ऐसा मास अटैच करते हैं। अभी किसी चीज को लोड करेंगे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन का डिक्रीज होगा। सो लोडिंग के टाइम पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिक फॉर्क का क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप खुद समझो ना, ट्रक यदि बहुत लोड रहता है तो उसका स्पीड स्लो रहता है। ठीक है, और फाइलिंग का मतलब क्या है, इसके जो हैंड है उसको मैंने घिस के, फाइलिंग पता रहेगा ना, आप दरवाजे को फाइल करते हैं तो उसका बुरादा निकलता है, सो उसका मास कम होता है। सो मास कम होगा तो क्या, लोड अनलोडिंग हो गया ना वो। फाइलिंग मतलब क्या, अनलोडिंग। तो आपका मास कम होगा तो स्पीड बढ़ेगा ना। फाइलिंग के टाइम पे मतलब इसका मास कम कर दिया उसको। सो फाइलिंग के टाइम पे क्या होता है, ट्यूनिक फॉर्क का मास कम होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये बेसिक था, लोडिंग रहेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिक फॉर्क कम होना चाहिए, फाइलिंग किया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिक फॉर्क बढ़ना चाहिए। तो आपको समझो प्रॉब्लम दिया है एप्लीकेशन, इस पे आपको दो ट्यूनिक फॉर्क दिया, ए और बी।
बोलेगा कि ए और बी इनिशियली कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको। ए और बी, यहाँ पे ए और बी दो ट्यूनिक फॉक है, इनिशियली दोनों क्या कर रहे हैं, एक्स बिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एन ए का कुछ तो फ्रिक्वेंसी दिया रहेगा, समझो मान लो 400 हर्ट्ज, और बोलेगा एन बी का निकालो। ठीक है, बोलेगा, और बोला रहेगा इनिशियली दे प्रोड्यूस एक्स बिट्स पर सेकेंड। ए को मैंने लोड किया, ठीक है, तो आपको लोड करने के बाद बोलेगा कि एक्स था, ठीक है, एक्स कितना हो गया आपका, समझो 4 था। लोडिंग करने के बाद बोला कि आपका नंबर ऑफ बीट्स कितना हो गया, अभी 8 हो गया, बढ़ गया। तो अब इस केस में देखो, अभी ये आपका बीट्स कितना था पहले, एक्स इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे दो चीज हो सकता है, बीट मतलब का डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी एक्स ऐसा आएगा, और आपका एन बी माइनस एन ए ग्रेटर देन एक्स ऐसा आएगा। एक्स मतलब आपका एन ना, नंबर ऑफ बीट्स हमने भी किया ना, ये आपका दोनों हो सकता है ना, बट क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, आपको पता नहीं है, तो आप दोनों केस ले सकते हो। अभी इसमें से कौन सा केस करेक्ट है वो कैसे समझने का, अभी देखो, आपको क्या बोला था, इनिशियली नंबर ऑफ बिट्स कितना है, एक्स इक्वल टू 4। एक को लोड किया तो बिट्स बढ़ गया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम लोग देखेंगे लोडिंग करने के बाद बिट्स कम हो गया, तो उस टाइम पे कौन सा केस आता है। तो इस केस में मैंने क्या एज्यूम किया, आपका नंबर ऑफ बिट्स क्या हो गया, बढ़ गया। सो फर्स्ट केस में देखते हैं, आपने फ्रीक्वेंसी ए को लोड किया, ठीक है, यदि ए को लोड किया तो ऑब्वियसली इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। यदि ये वैल्यू कम होगा तो ओवरऑल ये वैल्यू भी क्या होता है, कम होता है डिफरेंस में। कैसे, फॉर एग्जांपल आपका माई 5 माइनस 1 क्या है, 4 है, आपने इसको कम किया, 4 माइनस 1 किया, तो आपका ये ओवरऑल वैल्यू भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यदि ये 5 को आपने 3 लिखा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है ना। तो सिमिलरली यदि आप यानी एक क्या लोड किया, एक को लोड किया तो इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो एक्स का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक को लोड करने के बाद एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये केस क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड केस में देखते हैं, यानी आपका ये साइड है। अभी समझो यहाँ पे यदि सेकेंड जो रहता है, 5 - 4 1 लिखा, जो सेकेंड टर्म रहता है, यदि इसको कम किया तो आपका ओवरऑल वैल्यू बढ़ता है क्या, देखो इधर 4 था तो 1 था, 3 किया, इसको कम कर रहा हूँ सेकेंड टर्म, तो आपका ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में ए को लोड किया, हमको पता है लोड किया तो ए का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। यदि सेकेंड टर्म का वैल्यू कम हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, जो कि ये मैंने आपको समझाया, और आपका यहाँ पे बढ़ भी रहा है, तो आपका कौन सा केस करेक्ट होगा, ये केस। तो ये वाला केस आपका क्या है, राइट है। सो इसमें एन बी आपको निकालना था, एन ए कितना दिया है, 400। एक्स कौन सा लेने का, ओरिजिनल वाला लेने का, बच्चे क्या करते हैं, सेकंड केस वाला ले लेते हैं, ओरिजिनल वाला लेने का, ठीक है। ये सेकंड वाले का यूज क्या रहता है, सिलेक्ट करने के लिए कौन सा, इधर ये राइट है कि ये राइट है, वो मैंने आपको समझाया कैसे। ठीक, कितना आ जाएगा आपका 404 हर्ट्ज, आपको समझा ना। ध्यान में रखो, यदि आपका जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू भी कम होता है डिफरेंस में। सब्ट्रैक्शन में ध्यान में रखो, आपका फर्स्ट टर्म का वैल्यू कम होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू भी कम होगा, सेकंड टर्म का वैल्यू कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा, ये जनरल है सब्ट्रैक्शन में, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 5 4 3 हो रहा था, ओवरऑल वैल्यू भी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। सेकंड केस में क्या किया, सेकंड टर्म का वैल्यू कम कर रहा हूँ, पहला वैल्यू कांस्टेंट रखा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने केस क्या कंसिडर किया था, लोडिंग का ना, ए को लोड किया था, ओके, ए को ही चलो लोड किया है। अभी मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या किया था, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाया था। यदि आपका नंबर ऑफ बिट्स मैंने लिखा होता कम हो गया, 4 से 2 हो गया, तो भी आप ऐसे ही केस कंसिडर करोगे, एक्स और एन बी माइनस एन इक्वल टू एक्स। नंबर ऑफ बिट्स कम हो रहा है, ए को लोड किया मतलब ये फ्रीक्वेंसी कम होगा, यदि ये कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू भी कम हो रहा है, तो और अपने को पता भी चल रहा है ओवरऑल वैल्यू कम होगा, तो इस केस में ये कंडीशन करेक्ट होगा। सेकेंड वाला रॉन्ग होगा, क्योंकि ए को लोड कर रहे हो तो इसका वैल्यू कम हो रहा है, यहाँ पे सेकेंड टर्म है, यदि ये कम किया तो ओवरऑल वैल्यू क्या बढ़ना चाहिए, बट ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है नंबर ऑफ बिट्स, तो आपका इस केस में ये केस करेक्ट है, ठीक है, जब आपका नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेगा। सिमिलरली क्या होता है फाइलिंग वाले प्रॉब्लम, ए और बी दिया आपको, यानी कितना दिया रहेगा, 600 दिया है, ठीक है, बी आपको बोला रहेगा निकालने को। फाइलिंग में भी क्या थोड़ा, फाइलिंग में क्या होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, आपका एक्स
कितना है 5 हर्ट्ज है, बोलेगा कि एको फाइल किया, तो उसका अभी फाइलिंग के बाद यदि बोला कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो उसमें कौन सा केस कंसिडर, देखो चुपचाप आंख बंद करके ऐसा लिख देने का, आपका पहला 5 होगा और एन बी माइनस एन ए क्या होगा 5 होगा। कौन सा केस करेक्ट होगा अभी देखने का। अभी ए को आपने फाइल किया, फाइल करने पे एन ए का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ये पहला टर्म है, पहला टर्म बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू भी बढ़ता है। आपका ओवरऑल वैल्यू बढ़ रहा है क्या, 5 से 10 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये केस करेक्ट है। सेकेंड केस में ये जो आपका पहला टर्म है वो क्या है, पहला टर्म क्या है आपका एन ए क्या है, बढ़ रहा है, फाइल किया ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बट ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, कम होगा, बट यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू जो बीट्स का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, सो ये आपका ये केस रॉन्ग है, तो इस केस में ये केस करेक्ट है। ठीक है, 600 माइनस एन बी इक्वल टू 5। ठीक है, कितना आएगा आपको 595 हर्ट्ज। यदि यहाँ पे बोला रहता बीट्स कम हो रहा है, एक्स इक्वल टू 10 था, बोला रहता एक्स इक्वल टू 2 हो गया, तो आपका ये वाला केस करेक्ट होता, तो आपका ये वाला केस करेक्ट होता। ठीक है, तो ऐसे ही फाइलिंग वाले प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप है, टाइप 1 क्या था, वो आपका सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव वाला। टाइप 2 क्या था, आपको नंबर ऑफ बिट्स दिया रहेगा वेलोसिटी निकालने का। टाइप 3 क्या था आपका लोडिंग फाइलिंग का। टाइप 4 है आपका नंबर ऑफ बिट्स पे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले प्रॉब्लम। आपको दिया रहेगा एन नंबर ऑफ ट्यूनिक फॉक्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है और आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, आपका कितना नंबर ऑफ ट्यूनिक फॉक्स दिया है, एन नंबर ऑफ ट्यूनिक फॉक्स दिया है। एन मतलब आपको 10 ट्यूनिक फॉक्स दिया है, 32 दिया है, ऐसा नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला मतलब पहले का यदि 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो दूसरे ट्यूनिक फॉक का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब पहले का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, मतलब पहला यदि 100 हर्ट्ज है तो दूसरे का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा, तो ऐसा ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या पूछता है, आपको डेटा दिया रहेगा ऐसे, ये सब जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ईच जो अल्टरनेट ट्यूनिंग फॉक के बीच कुछ कांस्टेंट डिफरेंस दिया रहेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेगा कि 5-5 से बढ़ रहा है, मतलब N1 तुम्हारा 10 लिया तो दूसरा क्या होगा 15 हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट डिफरेंस दिया रहता है। ये सब क्या रहते हैं, एपी फॉर्म करते हैं। एपी क्या रहता है आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपका कांस्टेंट डिफरेंस रहता है, इसमें भी यदि आपका फर्स्ट यदि 100 है तो दूसरा 10 से कम हुआ मान लो तो ये आपका 90 हो जाएगा, थर्ड क्या रहेगा आपका 80 हो जाएगा, तो अल्टरनेट के बीच डिफरेंस क्या है आपका 10 है। ठीक है, सो ये सब क्या फॉर्म करते हैं आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको पता ही होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए आपने 10th में फॉर्मूला किया हुआ है, क्या रहता है आपका, कोई भी लास्ट, इसमें क्वेश्चन ये फॉर्मूला पता रहेगा आपको, ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे ए क्या रहता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का T1 क्या है आपका और ए क्या है आपका, फर्स्ट फॉक का ट्यूनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिक फॉक। ठीक है, आपका एन क्या है, नंबर ऑफ ट्यूनिक फॉक। ठीक है, डी क्या है आपका डिफरेंस, और बीट बोलती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या रहेगा, बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे रहता है, हमेशा आप ऐसा समझ सकते हो, आपको नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड यूनिट में दिया रहेगा, ऐसा बीट्स पर सेकंड। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा तो डी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। टी एन क्या रहता है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट यूनिक फॉक, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिक फॉक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिक फॉक। यहाँ पे डिक्रीजिंग के लिए रहेगा, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा आपका टी एन इक्वल टू, सिर्फ इतना चेंज होगा, यहाँ पे जो डी मैंने पॉजिटिव लिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका क्या ले लोगे, ये माइनस साइन आपको लेना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो इसमें ऐसे ही देगा आपको, फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, ओके, बोलेगा कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज ऑक्टेव ऑफ द
लास्ट। इंक्रीजिंग में क्या होगा, आपका पहला फ्रीक्वेंसी जो रहेगा कम रहेगा, लास्ट का फ्रीक्वेंसी जो रहेगा ज़्यादा रहेगा। डिक्रीजिंग में पहला फ्रीक्वेंसी, पहले ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, लास्ट वाले का कम रहेगा। यहाँ पे एक वर्ड आता है ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, डबल। बच्चे क्या लिखते हैं एग्जाम में, 8 टाइम्स, जो कि क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट यूनिक फॉक इज ऑक्टेव ऑफ द लास्ट, तो आप क्या लिखोगे, T1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Tn। और ये किसके लिए लिखा है, फर्स्ट का क्या है, ज़्यादा है, लास्ट वाले का डबल है, मतलब ये क्या है, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ऐसे ही आपको ये टाइप में प्रॉब्लम दिया रहेगा। जब भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बोलेगा कि 32 ट्यूनिक फॉक्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तब आपका यही फॉर्मूला यूज करने का। यहाँ पे Tn क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिक फॉक, एक मतलब T1 फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिक फॉक, N क्या है, नंबर ऑफ ट्यूनिक फॉक्स, D क्या है, आपका बीट फ्रीक्वेंसी, और बीट्स पर सेकंड आपको दिया रहेगा। तो इंक्रीजिंग बोला तो ये D को ऐसा बोला कि बीट फ्रीक्वेंसी आपको 5 बीट्स पर सेकंड है, तो आप +5 ले लेने का इंक्रीजिंग के केस में। डिक्रीजिंग के केस में केवल इधर -5 ले लेने का। और ध्यान में रखने का, इंक्रीजिंग बोला तो पहला फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, लास्ट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा। डिक्रीजिंग बोला तो पहला कम, पहला ज़्यादा रहेगा, लास्ट कम रहेगा। केस भी ध्यान में रखने का। और ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स और डबल। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखना, माइनस साइन, बीट्स जो भी लेना माइनस में लेना है, सब बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, लास्ट जो आपका टाइप है, टाइप 1 सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन किया, टाइप 2 बीट्स दिया था, आपको क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ साउंड। टाइप T3 क्या किया, लोडिंग फाइलिंग का किया, वो बहुत फेमस प्रॉब्लम है। टाइप 4 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर किया। टाइप 5 क्या है आपका, डॉपलर इफेक्ट के प्रॉब्लम, ये भी है, फेमस है। डॉपलर इफेक्ट क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, change in frequency of sound due to relative motion between observer and source। ठीक है, सोर्स क्या है, ऑब्जर्वर क्या है। फॉर एग्जांपल आपका एक स्पीकर है जो जिसपे सॉन्ग बज रहा है, ठीक है, वो क्या है, आपका सोर्स ऑफ साउंड है। ठीक है, और आप क्या हो, आप मतलब मैन, एक मैन है, वो क्या है, आपका ऑब्जर्वर है। तो कंसिडर करो, यदि ये जो मैन है स्पीकर के पास जाएगा तो उसको आवाज़ क्या ज़्यादा सुनाई देता है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या है, बढ़ता है। स्पीकर से दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होता है, आपका आवाज़ मुझे क्या कम सुनाई देता है। तो इसको ये डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। आप एक स्टेशन पे खड़े हो, रेलवे स्टेशन पे, आपका ये ट्रेन पास आता है तो आपको साउंड ज़्यादा सुनाई देता है, ट्रेन निकल गया तो आपको साउंड क्या है, कम सुनाई देता है। ठीक है, तो जब भी सोर्स ऑफ साउंड आपके पास आता है या आप सोर्स ऑफ साउंड के पास जाते हो, आपको आवाज़ फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, बढ़ता है। और जब भी आपका सोर्स ऑफ साउंड आपसे दूर जाता है या आप सोर्स ऑफ साउंड से दूर जाते हो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। तो ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है ड्यू टू मोशन, उसी को क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। सो डॉपलर इफेक्ट में यहाँ पे 6 केसेस दिया है। बेसिकली जनरल फार्मूला क्या है, आपका जो जनरल फार्मूला है, Na इक्वल टू V प्लस माइनस V0। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये Vs है, यहाँ पे V0 क्या है, Na क्या है, जो साउंड मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हर्ड साउंड, मतलब जो मुझे क्या दे रहा है, सुनाई दे रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो मुझे एक्चुअली सुनाई दे रहा है और ये चेंज हो सकता है। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स, जो साउंड सोर्स एक्चुअली क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम, जो जो पूरा मीडियम है जिसमें आपका ऑब्जर्वर और सोर्स प्रेजेंट है, मतलब उस इन्वायरमेंट में जो भी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है वो है। V0 क्या है, आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ ओ बोला है तो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब जो सुन रहा है। फॉर एग्जांपल मैं जो आवाज़ सुन रहा हूँ। Vs क्या है, वेलोसिटी ऑफ
सोर्स, यदि आपका सोर्स भी मूव कर रहा है, लाइक ट्रेन है, ट्रेन का जो हॉर्न है, एक ट्रेन है जो हॉर्न मारते हुए जो जा रही है, वो भी सोर्स है ना। जो मैंने स्पीकर बोला, स्पीकर तो इनिशियली रेस्ट था, मतलब स्पीकर भी समझो मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ उसको, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। इसमें भी 6 केसेस रहते हैं बेसिकली। तो यदि पहले क्या है, जूम करता हूँ मैं, मेरा जो सोर्स है वो क्या है, रेस्ट है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। और ऑब्जर्वर क्या है आपका, मूविंग है, मतलब उसका स्पीड 0 नहीं है। सो इसके अंदर दो सब केसेस आता है। फर्स्ट केस में क्या है, आपका सोर्स तो रेस्ट है, ऑब्जर्वर क्या जा रहा है, टुवर्ड्स सोर्स। ठीक है, तो आपका फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा, ये फॉर्मूले में चेंज क्या होगा, ये फॉर्मूले में चेंज क्या होगा आपका, सो वी तो रहेगा। ठीक है, अभी ऑब्जर्वर क्या है, टुवर्ड्स सोर्स जा रहा है, तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगा, तो यहाँ पे प्लस साइन आना चाहिए। ज़्यादा सुनाई देगा तो ये एन ए बढ़ना चाहिए ना। एन ए कब बढ़ेगा, जब न्यूमरेटर आपका प्लस रहेगा, समझा, क्योंकि आपको साउंड ज़्यादा सुनाई देगा। और आपका वी, वी एस तो 0 है, तो नीचे का टर्म आएगा ही नहीं। और एन, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, आपका सोर्स तो रेस्ट पे, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स से दूर जाएगा, दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मुझे कम सुनाई देगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, ये मेरा क्या था, फर्स्ट केस था जिसके अंदर मुझे दो सब केस मिले। सेकेंड केस क्या है आपका, आपका सोर्स अभी रेस्ट पे था, अभी सोर्स क्या है, रेस्ट पे नहीं है, ऑब्जर्वर क्या है आपका, रेस्ट पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला सब केस, सोर्स जो है ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन ए इक्वल टू, ठीक है, आपका ऑब्जर्वर 0 है, इसलिए ऊपर न्यूमरेटर में वी ओ तो आएगा नहीं, प्लस 0 ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप बताओ, अभी सोर्स जो है ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मुझे ज़्यादा सुनाई देगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, सब बच्चे बोल लेते हैं प्लस आएगा, बट इधर क्या आएगा, बेसिकली माइनस आएगा, क्योंकि ये टर्म जो है न्यूमरेटर में वैल्यू कम होगा, सॉरी, ये टर्म जो है डिनोमीटर में यदि वैल्यू कम रहेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या आता है, बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं माइनस साइन डालूंगा। सबको ये समझा क्या, यदि ये प्लस कर देता तो ओवरऑल वैल्यू कम आ जाता, मेरा क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ना, जो सुनने वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो डिनोमीटर छोटा होना चाहिए। डिनोमीटर कब छोटा होगा, जब इधर माइनस साइन होगा। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, जब आपका सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो उस केस में आपका जो डिनोमीटर है वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू कम होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस डालूंगा। ठीक है, इसके लिए भी एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको, ये प्लस माइनस कैसे ध्यान में रखने का। ये सोर्स को कंसिडर करने का एज अ चोर और थीप, ठीक है, और आपका जो पुलिस है, जो आपका ऑब्जर्वर है, उसको कंसिडर करने का पुलिस। तो फॉर्मूला कैसे याद रखने का, अभी यहाँ पे सोर्स क्या है, चोर है, पुलिस क्या है आपका, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्व, पुलिस जो चोर के पास जा रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लेने का। ठीक है, अभी ऑब्जर्वर क्या, पुलिस है जो चोर से दूर जा रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटी रॉन्ग कर रहा है, इसलिए इधर माइनस साइन। ठीक है, सिमिलरली इस केस में सोर्स जो है पुलिस के पास जा रहा है, सोर्स क्या, चोर है, ओ क्या आपका, पुलिस है। सोर्स चोर पुलिस के पास जा रहा है, जो कि रॉन्ग कर रहा है, कभी ऐसा होता नहीं है चोर पुलिस के पास जाए, इसलिए माइनस साइन। और आपका क्या है, यहाँ पे चोर क्या है, पुलिस से दूर जा रहा है, जो कि सही कह रहा है, चोर मोस्टली पुलिस से दूर भागता है ना, इसलिए प्लस साइन। ये जस्ट एक रेफरेंस है आपको, मतलब समटाइम्स कंफ्यूज रहते कि माइनस होगा कि प्लस होगा, सो ऐसा। अदरवाइज आप ऐसे ही ध्यान में रखो, ऑब्जर्वर रहेगा, एन ए का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो प्लस साइन आता है, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो माइनस साइन। सोर्स लीकेज में उल्टा हो जाता है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो आपका, जब आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो आपका क्या होता है, ये माइनस साइन आता है, जब फ्रीक्वेंसी कम होता है तो प्लस साइन आता है। ठीक है, सो ये आपका सेकंड केस था जिसके अंदर दो सब केसेस थे। एक आपका थर्ड केस है जिसमें क्या है, दोनों मोशन में रहते हैं। ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल क्या है, वी, जो वी एस सोर्स का भी स्पीड 0 नहीं रहेगा, ऑब्जर्वर का स्पीड भी क्या 0 नहीं रहेगा। तो इसके अंदर भी दो केसेस आएगा, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं,
तो आपका क्या है फॉर्मूला, वी है, ऊपर आपका ऑब्जर्वर रहता है, नीचे आपका सोर्स। माइनस प्लस कैसे लगाने का, अभी सोर्स क्या है, ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसको ज़्यादा सुनाई साउंड सुनाई देगा तो प्लस आएगा, और दोनों एक दूसरे के पास आ रहे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो न्यूमरेटर प्लस होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तभी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। सेकेंड जो सब केस है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगा, तो यहाँ पे ये V0, ये आपका VS, फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगा तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर छोटा कब होगा, जब माइनस साइन डालोगे, और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए माइनस प्लस। आप चोर पुलिस के टर्म में देखोगे तो पुलिस चोर के पास ज़रा राइट काम कर रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है, इसलिए इधर प्लस साइन लगाया। चोर पुलिस के पास इधर रॉन्ग कर रहा है, इसलिए माइनस साइन, ठीक है, समझा। और यहाँ पे आपका पुलिस चोर से दूर जा रहा है, रॉन्ग कर रहा है, इसलिए माइनस साइन, चोर पुलिस से दूर जा रहा है, राइट कर रहा है, इसलिए प्लस साइन। तो एक रेफरेंस है आपको ध्यान में रखने के लिए। सो ये आपका टाइप 5 भी हो गया, टोटल 6 फॉर्मूला इन डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं आपको इस चैप्टर में ऐसे टाइप वाइज, ठीक है। सो ये मोस्टली पूरा चैप्टर कवर किया वेव मोशन में सारे टाइप। डॉपलर इफेक्ट आपका टाइप 5 था। डॉपलर 4 क्या है आपका, डॉपलर 4 क्या था आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर था, ठीक है। फिर आपका लोडिंग फाइलिंग का प्रॉब्लम देखा, बीट फ्रीक्वेंसी देखा, फिर टाइप 1 क्या था आपका, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो लेक्चर।